मेरा नाम जेठू सिंह राजपुरोहित है। मैं बाड़मेर का रहने वाला हूँ और 2016 रीट सेलेक्टेड हूँ, लेवल फर्स्ट से हूँ। तो दोस्तों, तैयारी कैसे करें, इसके पीछे क्या रणनीति होती है, कैसे करनी चाहिए। बहुत सारे दोस्त होंगे इस भर्ती में जिन्होंने काफ़ी एग्ज़ाम दिए होंगे और उनका सिलेक्टेड नहीं हुआ है, तो इस समय वो तैयारी कर रहे होंगे। और कुछ बंदे नए भी हैं, तो जो पुराने हैं उनको तो पता है कि लगभग कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या इसकी मेरिट रहती है, कितने घंटे पढ़ना चाहिए। और जो नए बंदे हैं उनको थोड़ा डर लग रहा होगा कि पता नहीं, पहले वाले बैठे हैं इतनी तैयारी कर रहे हैं, कर चुके हैं, हम तो नए हैं। कि आप नए हैं, वो पुराने हैं। जब नई भर्ती आती है तो उसके लिए सब नए रहते, क्योंकि जो पुराने हैं उनको भी सिलेबस को वापस पड़ेगा। थोड़ी मेंटली फर्क रहता है कि हम तैयारी कर रहे हैं और ये एकदम फ्रेश है। तो नए वाले दोस्तों को इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो पुराने थे उनके सर्टिफिकेट थे वो अब 3 साल पूरे हो गए हैं, अमान्य हो गए हैं, तो वो सर्टिफिकेट अब काम के हैं नहीं। यानी इस भर्ती के अंदर सभी जो स्टूडेंट बैठेंगे वो नए ही होंगे इस भर्ती के लिए। तो नए वाले ये दिमाग से निकाल दे कि हम पुराने वालों के साथ हैं या पुराने वाले ने अटेंड कर रखा है तो वो हमारे से अलग होंगे। ऐसा कतई नहीं है कि कोई भी जो नया एग्ज़ाम आता है सभी उसी के लिए नए होते हैं। तो और नए वालों को भी ज़्यादा खुश होने की, पुराने वालों को भी ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि हमने ऐसा कर रखा है। तो उनको भी गहन तैयारी करने की ज़रूरत होती है, गहन अध्ययन करने की ज़रूरत होती है। तैयारी की रणनीति है, तो तैयारी दोस्तों फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है तो कोई कोचिंग वगैरह तो है नहीं, या ऑनलाइन कोचिंग है तो ऑनलाइन कोचिंग में टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है, इतना ऑथेंटिक बातें नहीं मिल रही है। और मेरे ख्याल से आप तैयारी जो कर रहे हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें। अच्छी गाइड जो आजकल बता ही रहे हैं, हर कोई वीडियो पे बता ही देते हैं, उस हिसाब से अच्छी गाइड का चयन करें, अच्छी रणनीति बनाएं और प्रैक्टिस सेट जरूर निकालें। यानी जितनी आप प्रैक्टिस सेट निकालोगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। कुछ साथी विचार कर रहे होंगे कि अभी तो विज्ञप्ति भी नहीं आई है, खाली बात आई है, बात किए हैं, कोई खास इसके बारे में जानकारी है नहीं, और पता नहीं कब भर्ती आएगी, कब एग्ज़ाम होगा, लगभग 5-6 महीने लग जाएंगे, ऐसी ऐसी बातें करते रहते हैं। तो मेरे ख्याल से जिन बंदों को वास्तव में सेलेक्ट होना है और जो सेलेक्ट होंगे उन्होंने इस भर्ती को मान लिया है कि भर्ती आ गई है। आज से 3 महीने 3.5 महीने इसका एग्ज़ाम पक्का है और हमें उसी के अनुसार पढ़ाई करनी है, और वही बंदे सेलेक्ट हो जाएंगे जो इसी अनुसार चल रहे हैं। वो उन फालतू बातों में विचार नहीं करेंगे, न अपना समय बर्बाद करेंगे कि भर्ती कब आएगी, फॉर्म कब भरे जाएंगे, रिजल्ट एग्ज़ाम कब कराएंगे, सरकार टाइम पे कराती नहीं है, ये है वो है, आरोप प्रत्यारोप वो नहीं लगाएंगे। उनको पता है ये काम करने के लिए हमारे खूब साथी बैठे हैं, वो करते रहेंगे। हमारा काम है एकदम तैयार होना, हमें अपने फील्ड का पक्का खिलाड़ी बनना है। और ऐसे जो अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी बन जाएंगे, जो अपने इस फील्ड के पक्के खिलाड़ी बन जाएंगे, वो इस खेल में अर्थात इस रीट में सफल हो जाएंगे। और जो ऐसे रहेंगे कभी तो 2-3 महीने तो विज्ञप्ति में लग जाएंगे, 2-3 महीने फॉर्म भरने में लग जाएंगे, उसके बाद पता नहीं एग्ज़ाम कब करवाएंगे, सरकार तैयार करेंगे और समय निकलता जाएगा और बाद में हाथ मलते रह जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। आपको बस समझना है कि भर्ती आ गई, आपको तैयारी करनी है बस, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। कब एग्ज़ाम कराएगी, कब इसकी डेट घोषित होगी, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये उनका मैटर है। आपका बस एक ही ध्येय रखो कि मुझे बस पढ़ना है, मुझे बस पढ़ना है, तभी आप सफल हो जाओगे। और ये करना पड़ेगा, और जो ये करेंगे वो बंदे सेलेक्ट होते हैं, आगे पहले भी होते आए हैं और अब भी होंगे। तो आप ये दिमाग से भ्रांतियाँ निकाल दें कि भर्ती अब तो शुरुआत हुई है, अभी तो काफ़ी टाइम लगेगा, अगले साल कराएगी, ये कराएगी, वो कराएगी, किंतु परंतु से कुछ भी होने वाला नहीं है। वरना आप किंतु परंतु में रह जाओगे और कुछ बंदे सेलेक्ट हो जाएंगे। इसलिए जब आपको लग रहा है कि भर्ती आ गई, आपका ध्येय है, आपने BSTC हो गई है या सेकेंड ईयर में है, तो आप लग जाओ पढ़ाई में। बस आपका एक ही उद्देश्य है, मुझे सिलेबस पूरा करना है, चाहे भर्ती 3 महीने 4 महीने लगो। ठीक है। अगली बात रहती है कोचिंग की, कि कोचिंग करे या नहीं करे, करे तो कहाँ से करे, और नहीं करे तो क्यों नहीं करे।
तो दोस्तों मेरे ख्याल से ज़्यादा कोचिंग से फ़ायदे भी हैं, ऐसी बात नहीं कोचिंग से फ़ायदे नहीं हैं। अगर अब आपने अगर कर रखी है कोचिंग तो बहुत बढ़िया है। यानी मेरे ख्याल से लाइफ में एक बार कोचिंग कर लेनी चाहिए, एक बार कोचिंग कर लेनी चाहिए, ताकि हमारे अंदर जो मानसिकता है ना कि कोचिंग न करने की, लगभग 90% 95% लोगों के मन में ये मानसिकता रह जाती है, उसने कोचिंग कर दी और मैंने कोचिंग की नहीं, और फिर वो मानसिकता वो मेंटली प्रिपेयर नहीं करने के लिए वो अपने आप को उससे महसूस करते हैं। जब उसकी पढ़ाई देखते हैं, उसका सिलेबस या उसके नोट्स देखते हैं, तो सोचते हैं हमने तो ये पढ़ा नहीं, भले उनमें से कोई क्वेश्चन आओ या ना हो, और ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन आते भी नहीं हैं उनके कोचिंग वाले नोट्स से। लेकिन फिर भी अगर आपके पास टाइम था या टाइम है तो आप ये कोचिंग कर सकते हैं, जो 2-2.5-3 महीनों में पूरी हो जाए। और आपको लगता है कि ये टाइम अब नहीं है, टेंशन नहीं है, आपको कोचिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोचिंग क्यों करते हैं? पहला फ़ायदा, कोचिंग के माध्यम से हमारे पढ़ने की रेगुलरिटी बन जाती है कि हम कोचिंग अगर 3-4 घंटा पढ़ते हैं तो वहाँ पक्का जाएंगे और 3-4 घंटा पक्का पढ़ेंगे। तो पहला तो यही फ़ायदा होता है कि कोचिंग से हमारी पढ़ाई में क्या बनती है? रेगुलरिटी बन जाती है। दूसरा, कोचिंग से हमारे वहाँ बंदे मिलते हैं जिसके बीच में हमारी डिस्कस होती हैं, टीचर्स के बीच में हमारी डिस्कस होती हैं, और कोई टॉपिक होता है उसके हम ऊपर चर्चा करते हैं और वो अच्छी तरह समझ में आ जाता है। तो दूसरा पॉइंट है डिस्कस। तो मेरे ख्याल से ये दोनों पॉइंट आप अपने यहाँ उपलब्ध करवा सकते हैं। जैसे कि आप स्टडी अपने कक्ष में बैठ करके, मान लो कोचिंग है, टाइम टेबल बना करके आराम से ऐसे ही जगह पे, शांत जगह पे जहाँ कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हो, और अगर बंदा चाहे ना वो जगह कहीं भी ढूंढ लेता है, तो वो कमरा ढूंढ करके आप कोचिंग का टाइम वहाँ लगा सकते हैं, शेड्यूल बना सकते हैं। डिस्कस आपने हम उम्र के हम साथी के साथ बच्चों आपने जो है आपके रीट में तैयारी कर रहे हैं उनसे मिल करके, उनके संपर्क में रह करके आप डिस्कस कर। आज गुरुजन आपके साथ है, जो फ़ोन कॉल पर पे वाया को किसी भी माध्यम से उनसे दिशा निर्देश ले सकते हैं, और यूट्यूब पे वीडियो सर्च करके भी आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। यानी आजकल बहुत संसाधन आपके पास उपलब्ध, आप अपनी समस्याओं को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपको कोचिंग अब करनी चाहिए। अब कोचिंग करने की कोई प्रायिकता नहीं है साथियों। अब तो सिर्फ प्रायिकता है गहन तैयारी की, एक्स्ट्रा तैयारी की। देखो दोस्तों, कुछ बच्चे सिलेक्टेड क्यों होते हैं? आज आप एक मार्केट के क्षेत्र में देखो, मार्केट में क्या होता है कि ग्राहक को लुभाने के लिए क्या करते हैं, हर चीज़ के साथ कुछ एक्स्ट्रा दे देते हैं। जैसे कि कोलगेट के साथ ब्रश फ्री, 3 साबुन के साथ 1 साबुन फ्री, ये होता है ना एक्स्ट्रा। तो आपको भी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अपनी पढ़ाई जो आप कर रहे हैं उससे कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब एक्स्ट्रा का मतलब ये तो नहीं है कि आप 2 किताब वो पढ़े, आप 3 किताब पढ़ लो, ये बात नहीं कर रहा हूँ मैं। और 24 घंटे सबके पास होते हैं, तो वो एक्स्ट्रा भी 24 घंटा 25वां घंटा भी कहाँ से लेके आए? एक्स्ट्रा का यहाँ मतलब है कि जब आपके कुछ साथी, आपके कुछ कॉम्पिटिटर जो आपके साथ कंपटीशन एग्जाम में बैठने वाले हैं, वो एंजॉय कर रहे होंगे, सामाजिक कार्यों में लगे हुए होंगे, पार्टियां कर रहे होंगे, दीपावली की छुट्टियां मना रहे होंगे, संडे पर वीकेंड मनाते होंगे, ज़्यादा सो रहे होंगे, फ़ोन पे ज़्यादा फेसबुक व्हाट्सएप पे ज़्यादा सक्रिय रहे होंगे, फेसबुक पे फ़ोटो अपलोड कर रहे होंगे, उसके लाइक, जिसका जीवन में कोई मतलब नहीं है, वो लाइक देख रहे होंगे। वह टाइम आपको पढ़ाई में लगाना है, वो टाइम आपको पढ़ाई में लगना है। उनके लिए संडे है, आपके लिए कोई संडे नहीं है, बस रेगुलर पढ़ाई तो पढ़ाई। उनके लिए नया त्यौहार मना रहे हैं, आपके लिए कोई त्यौहार नहीं है, आपको बस सिर्फ पढ़ाई करनी है। तभी हम सक्सेस हो सकते हैं, तभी हम सफल होते हैं। और जो सफल होते हैं वो बंदे ये काम करते हैं। अगर आप उनकी लिस्ट में आना चाहते हो तो यह काम आपको करना पड़ेगा, चाहे आप समझ के करें, आज से करें, या आने के बाद। जब आप कहते हैं ठोकर खाने से आदमी सीखता है, तो ठोकर खा के जब सीखोगे तभी आपको ये महसूस होगा और तब भी करोगे। ठीक है दोस्तों, तो ये बात थी कोचिंग की। अब ऑनलाइन कोर्स की बात करें तो दोस्तों, ऑनलाइन कोर्स में अगर आपको लगता है कि आपकी सब्जेक्ट में आपको थोड़ी अलग से गाइड की ज़रूरत रहती है, शिक्षा मनोविज्ञान है या मनोविज्ञान है, जो भी है, आप उसके बारे में आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है या उसके बारे में आप थोड़ा कमांड हासिल करना चाहते हो, तो आप ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हैं। उनका PDF है, वीडियो जो भी अपलोड करके कर सकते हैं। फ़ोन का यूज़ तब करें जब आपको लगता है हम किताब पढ़ ली, थोड़ा सा बोर हो गए किताब से, तो वो फ़ोन 1-आधा घंटा फ़ोन पे देख सकते हैं। या एक्स्ट्रा टाइम कहीं सफ़र में कहीं जाना भी पड़ सकता है, कहीं जाना भी पड़ सकता है, बस के अंदर भी आप ऑनलाइन हो, तो आप आधा घंटा वीडियो सकते हैं, तो आपका वो आधा घंटा टाइम कवर हो जाएगा। आपको रात को पढ़ रहे हैं, अचानक लाइट चली गई है या कोई
एनी रिविजन से लाइट 1-2 घंटे नहीं आई है या 2 घंटे नहीं आएगी, उस समय आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाए। यानी अगर 2 घंटे लाइट नहीं आए और आप 2 घंटे पढ़ नहीं सकते तो उस समय आप अपने फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं, यूट्यूब पे कोई वीडियो देख सकते हैं, या अपना अगर आप ऑनलाइन कोर्स ले रखा है तो उसका वीडियो देख सकते हैं। इससे आपको क्या फ़ायदा, इससे आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपके टाइम की बचत हो जाएगी और आप उनसे एक्स्ट्रा हो जाओगे, उन बच्चों से जो लाइट की वजह से नहीं पढ़ पाए हैं। ये ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं जो हमें पढ़ना प्रोवाइड नहीं हो पाता है, कभी कभार लाइफ में 1-2 दिन या संडे में, कभी एनी भी रीज़न, हज़ारों रीज़न होते हैं, हम सामाजिक प्राणी हैं तो समाज में ऐसा रीज़न आता रहता है। उस समय इन चीज़ों को यूज़ करके अपने समय को इधर इन्वॉल्व कर सकते हैं। समायोजन पढ़ा होगा आपने साइको में, तो ये समायोजन ऐसे कर सकते हैं, आप क्षतिपूर्ति कर सकते हैं अपने समय की। तो ये ऑनलाइन कोर्स आप ले भी सकते हैं और आपकी मर्ज़ी है। बाकी अगर आपको लगता है कि आपकी अच्छी कमांड है, आपने एक बार कर रखी है, तो आपको ऐसे झंझट में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरी बात दोस्तों, परिवार की स्थिति इसमें कोई बाधा नहीं डालती। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, यानी BST कर रखी है आपने, रीट की तैयारी का मन बना लिया है, अब कुछ ही महीनों का काम है और परिवार की बाधा मुझे नहीं लगता कि वो आएगी। कोई बाधा, आपकी परिस्थिति, पारिवारिक स्थिति कैसी है, ऐसे कोई अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकit अब 2-3 महीनों का तो काम है। अब यहाँ तक पहुँच गए हैं, बढ़ सकते हैं। और इस बार तो जो स्टूडेंट किसान परिवार से हैं, खेती से जुड़े हुए हैं, उनकी बात, उनकी खेती अच्छी हुई है तो उनको ऐसा कोई रिस्क मेरे ख्याल से है नहीं। इस बार फसलें अच्छी हुई है, जहाँ तक हमारे बाड़मेर जैसलमेर ज़िले में तो बहुत बढ़िया हुआ है, तो इनको ऐसा रिस्क लेने की मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत नहीं है और ऐसा होता भी नहीं है। अगर आपकी है, आपका ध्येय स्पष्ट है, आपको कुछ करने का दम है, आप उसको करना चाहते हैं, तो आपके परिवार आपके बीच में कभी नहीं आता। अगर आप सत्य पर है, आप सत्य पर अडिग हैं और वास्तव में आप कुछ करना चाहते हैं, तो परिवार की पृष्ठभूमि आपके बाधा ना तो कभी आई है और ना कभी आएगी। उल्टा अगर परिवार की स्थिति कमज़ोर है तो और हमें प्रेरित करेगी, यार मुझे भी आगे बढ़ना है, मुझे अपने परिवार का भला करना है, मुझे अपने माँ बाप के लक्ष्यों को पूरा करना है, तो आप और दुगने जोश से काम करने के लिए प्रेरित करेंगे। इन्हें आप सोए हैं तो आपके यहाँ नींद टूट जाएगी, यार मैं तो यहाँ पंखे के नीचे मजे सोया हुआ हूँ और मेरे मम्मी पापा खेत में काम कर रहे हैं ऐसी धूप में, मुझे कोई फर्ज नहीं बनता ऐसे पंखे के नीचे सोने का। नहीं, मुझे उठना होगा, कुछ करना होगा अपने परिवार के लिए, उनका सहारा बनना होगा। जो वहाँ खेती का काम करते हुए सपने देख रहे हैं कि मेरा बेटा वहाँ पढ़ रहा है और मैं यहाँ पंखे के नीचे सो रहा हूँ, तो आप सो नहीं पाओगे। अगर आप वास्तव में आपके अंदर कुछ है तो आप कभी सो नहीं पाओगे, उठोगे और लक्ष्य पर चल पड़ोगे। तो दोस्तों, ये तो थी कोचिंग और परिस्थिति की बात। बिना कोचिंग की सफलता मिल सकती है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आपको कोचिंग करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, बस अपना टाइम पढ़ाई में लगाएं। रही बात दोस्तों तैयारी की शुरुआत अभी नहीं, कब कर लो, अभी से कर लो, मतलब आज से ही। जितनी भी आपकी शुरुआत है उससे वापस 0 लेवल से स्टार्ट कर लो, 0 लेवल से स्टार्ट करके चल पड़ो अपनी राह पे। आपका काम है सिर्फ बच्चों, सिर्फ मेहनत करना, सिर्फ हमारा काम, हम सिर्फ मेहनत ही कर सकते हैं, बाकी काम हमारे मेहनत के बलबूते पर भगवान झक मार के देगा। भगवान को भी हमारा मेहनत का खाने का अधिकार नहीं है। और अब आपने सुना होगा एक कहावत है, वो भगवान उसी की हेल्प करता है जो अपनी हेल्प खुद। तो आप सब कुछ त्याग करके लग जाओ पढ़ाई पे, भगवान सफलता आपको ज़रूर दिलवाएंगे, आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। वो भगवान किसी के माध्यम से आपकी सहायता कर सकते हैं, किसी की सलाह भी दे सकते हैं, कोई ऐसा सलाह अवेलेबल करवा दे, या कोई आपके लाइफ में ऐसे बंदे को भेज दे जो आपको गाइड करे और आज सफल हो जाए। ठीक है, अब अगली बात है कि बुक्स की तैयारी करें तो बुक्स कौन सी पढ़ें। देखो दोस्तों, अगर आपकी अच्छी तैयारी पहले से है और एक है बिल्कुल 0 लेवल से, 2 प्रकार के बंदे हो सकते हैं। जैसे एक तो एक बार तैयारी कर चुके हैं, जिनको गाइडों के बारे में जानकारी है, जिन्होंने काफ़ी गाइडें अपने नज़र से निकाल चुके हैं, और कुछ बंदे एकदम नए हैं। तो क्या बात यह है बंदों की कोई गाइड ना तो परफेक्ट होती है 100% और ना 100% खराब होती है। ठीक है, अगर एक गाइड परफेक्ट होती या एक ही कोचिंग परफेक्ट होती तो सभी एक कोचिंग के ही बंदे सेलेक्टेड होते, एक गाइड पढ़ने वाले बंदे सेलेक्टेड होते, एक गाइड में ही सबका सब आता।
तो ना तो कोई गाइड परफेक्ट होती, ना कोई बंदे कोचिंग वाले परफेक्ट होते। तो आप ये दिमाग निकाल दें कि उस बंदे ने वहाँ से कोचिंग की है तो उसका सिलेक्शन पक्का है, नहीं। उस बंदे ने वो गाइड पढ़ी है तो उसका सिलेक्शन पक्का है, नहीं। एक गाइड 2 जने पढ़ते हैं, एक का सिलेक्शन होता है, एक का नहीं होता है। अगर गाइड के बलबूते पर ज़्यादा दोनों का हो जाता है। एक कोचिंग 1000 स्टूडेंट पढ़े जाते हैं, बहुत जनों कम का सिलेक्शन होता है। अगर कोचिंग के बलबूते भी सिलेक्शन होता तो उनका हो जाता। डिपेंड ये कर रहा है कि आपने उस किताब में से ग्रहण किया है, आपने उस किताब में से कितने क्वेश्चन अपने बनाए हैं, कितना ग्रहण किया है, कितना सीखा है, ये डिपेंड करता है। फिर वो बुक ऑथेंटिक हो या नॉर्मल हो। हालांकि ऑथेंटिक बुक अपनी जगह है, उसके बारे में चर्चा करेंगे आगे, लेकिन एक प्रैक्टिकल बात करते हैं। हकीकत ये है, आपको पता है कोई बुक जीरो तो है ही नहीं, तो तरीका अलग होगा। किसी ने अगर शुरुआत करें तो किसी ने राजस्थान से शुरुआत की होगी, तो किसी ने उत्तर प्रदेश से शुरुआत की होगी, अगर भारत के भूगोल की बात करें तो, लेकिन अंत में वो राजस्थान जाएगा। यानी मतलब किसी ने उत्तर से शुरू किया होगा तो किसी ने दक्षिण से शुरू किया होगा, लेकिन है तो भारत वही, बताएगा तो भारत के बारे में वही चीज़ जो वास्तव में है। तो गाइड में भी यही, किसी ने किसी पैटर्न को उठाया होगा, किसी ने किसी पैटर्न को उठाया होगा। हालांकि हमको सब पैटर्न पढ़ने हैं, है कि नहीं। तो इससे आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने ये गाइड पढ़ ली, उसने वो गाइड पढ़ ली, वो ऑथेंटिक, उसने सिलेक्शन हो जाएगा, नथिंग, ऐसा कुछ है ही नहीं। और आपकी तैयारी जीरो है तो एक बार कोई सी बुक को पढ़ करके आप अपने 80% तैयारी कर सकते हैं। अच्छे से 90% तैयारी आप इन गाइडों से भी कर सकते हैं, जो गाइड आपके पास अवेलेबल है मार्केट में, और आपके जो साथीगण ला रहे हैं किसी भी राइटर की, पहले उसको निकाल दो, वहाँ तक पूरी कमांड हासिल कर दो। उसके बाद आपको लगे कि अब मेरे लिए और अच्छी गाइड की, तो फिर आप ऑथेंटिक गाइड ला सकते हैं किसी के माध्यम से, और उसके माध्यम से आप अपने को और सुधार कर सकते हैं। और गाइडेंस से बंदा ऐसा, हाँ देखो, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि 100% मेरिट गई हो। मेरिट कितनी जाती है? 70, 80, 75, 80%, 81, 82, 80% मान लो। 80% क्यों जाती है? अगर गाइड के बलबूते कुछ लिख करके आ जाता 10 बार पढ़ और 100, तो ऐसा संभव नहीं है। तो कोई गाइड परफेक्ट भी नहीं होती और कोई गाइड जीरो भी नहीं होती है। 80% इक्वल होती है, 80% सिलेबस के अकॉर्डिंग हर गाइड में होता है। अगर आपने वो गाइड अच्छी तरह निकाल दी तो आप अन्य ऑथेंटिक गाइड पढ़ सकते हैं। तो ये तो गाइड की बात थी। और उसके बाद आपको दिख रहा है, आपको NCERT बुकें पढ़ो, कोई ऑथेंटिक अच्छी गाइड पढ़ो, मनोविज्ञान में PD पाठक की गाइड पढ़ो, NCERT में 0 से अपने 1-2 से लगा के 12th तक की सारी गाइडें आप पढ़ो, बहुत अच्छी है किताबें जो स्कूल में चल रही है, बहुत बढ़िया किताबें हैं। क्योंकि जो गाइडें बनाई है इन्हीं से लेकर के बनाई, गाइड में इन्हीं दिया है। गाइडों वालों ने क्या किया है कि इन्हीं किताबों में से टॉपिक उठाया है, इन टॉपिकों के अंदर थोड़ा बहुत जो अदर ग्रेजुएशन के ऊपर की किताबों के साथ टॉपिक था उनसे टॉपिक लेकर के इनके साथ सेट करके बना दिए। ठीक है, तो आप NCERT की बुकें पढ़ सकते हो, शिक्षा मनोविज्ञान में PD पाठक है और भी हैं, उनकी किताबें पढ़ सकते हो। और एक बार पढ़ करके अपना 80% कोर्स पूरा करें, उसके बाद विचार करें कि मुझे कहाँ कौन सी बुक लेनी है। तो आपको बहुत संसाधन मिल जाएंगे आज के ज़माने में। यूट्यूब पे आप कोई भी सर्च करो, आपको बता देगा कि तुम ये किताब पढ़ो, क्योंकि सलाह देने के लिए खूब है। जैसे मैं भी हूँ, आपको सलाह देने के लिए आ गया, बोलो ठीक है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी गाइड पढ़ रहे हैं या कौन सी पढ़नी चाहिए। उसने वो पढ़ ली, मैं ये पढ़ूँ, होगा सिलेक्शन, नहीं होगा, नथिंग। आप तो बस अपने मंजिल की ओर दौड़ पड़ो, जो संसाधन जो हथियार आपके पास है उसके ऊपर पूरी कर दो, और फिर देखो कि आप मैंने इन पे तो कमांड हासिल कर ली, अब मुझे कुछ नया चाहिए, फिर आपको ऑथेंटिक गाइड और ले आओ। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। ये सब हो गया, उसके बाद आत्मविश्वास जरूरी है दोस्तों। किसी भी कार्य को करने के लिए आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं होगा ना, हम कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत सारी अच्छी तैयारी करके हम एग्ज़ाम देने जाएं और वहाँ हम आत्मविश्वास लड़खड़ा जाता है, 1-2 क्वेश्चन गलत होते हैं, हम हार जाते हैं, पसीना छूट जाता है, हृदय की धड़कनें बढ़ जाती हैं और सारा पेपर गलत करके आ जाता है। इसलिए दोस्तों आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है। जब तक आत्मविश्वास हमारे अंदर जागृत नहीं होगा
और आत्मविश्वास कैसे होगा? प्रैक्टिस सेट मिलाने से। जितना आप प्रैक्टिस सेट मिलाओगे इतना अपने आप को आप इम्प्रूव करोगे और आपको पता चलेगा कि हाँ मैं इतने क्वेश्चन इतने टाइम में आसानी से कर दूंगा, मुझे कोई डर, कोई झंझट, कोई शिकायत नहीं है मुझसे, तो आप वो कर लोगे। दूसरी बात, प्रैक्टिस सेट मिलाने से आपको पता चल जाएगा कि क्या प्रायिकता रहती है क्वेश्चन की, कौन से क्वेश्चन आने की गुंजाइश ज़्यादा रहती है, किस तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है, किस प्रकार क्वेश्चन को घुमा फिरा दिया जाता है। ये जितना होगा प्रैक्टिस सेट मिलाने से, आप किसी भी ऑथेंटिक बुक के पीछे प्रैक्टिस सेट, ये गाइड के पीछे प्रैक्टिस सेट होंगे, अलग से भी मॉडल पेपर मिलते हैं, वो लेके आओ, डेली का एक प्रैक्टिस सेट मिलाया करो। इससे आपको क्या होगा कि आपके सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे, सारे सब्जेक्ट को आधा आधा घंटा, आधा पौना घंटा जो भी है पेपर के अनुसार वो टाइम मिल जाएगा और आपका प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसा आता है और किस तरह उसको हल किया जाता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको हम आते आते गलत करके आते हैं और मेरिट में इतना ही फर्क रहता है, 1 नंबर 2 नंबर, आधा नंबर, 1 नंबर 2 नंबर। हजारों लड़के एक नंबर पर रुक जाते हैं और उनको आते आते क्वेश्चन गलत करते आते हैं। जैसे कि क्वेश्चन के अंदर सत्य लिखा हुआ है तो हम उसको असत्य पढ़ लेते हैं, या क्वेश्चन के अंदर असत्य लिखा हुआ है हम उसको सत्य पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ कौन सा नहीं है और हम उसको है पढ़ लेते हैं, और कौन सा है उसको हम नहीं है पढ़ लेते हैं। कौन सा सही नहीं है हम उसको सही है पढ़ लेते हैं। ये प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से हमारे साथ होता है, हमको चीज़ नज़र ही नहीं आती है, हमारा समय अस्थिर हो जाते हैं और हम फटाफट हमारे जो सकारात्मक पढ़े ना कौन सा है तो वो लहजा हमारे साथ आ जाता है और नहीं है को हम पढ़ नहीं पाते, या कौन सा ऑप्शन सही है, A B C और लास्ट में उपरोक्त सभी, और हम सोचते हैं एक को हमने याद कर रखा है और एक को टिक मार देते हैं, एक को अच्छा नाम याद रखा है, एक को देख लेते हैं, उपरोक्त सभी वाले को देखते ही नहीं, कभी कभार थे। तो ये सब कब होगा? जब हम प्रैक्टिस सेट मिलाएंगे। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट मिलाएंगे इससे हमें पता चल जाएगा कि पेपर कैसे वो बना रहे हैं, उसके ऑप्शन किस हिसाब से वो सेट कर रहे हैं और हमें कहाँ भ्रमित करने की कोशिश हो रही है। ठीक है, तो क्यों एग्ज़ाम के माध्यम से सिर्फ आपके खाली नॉलेज का ही ज्ञान नहीं दिया जाता है, नॉलेज की परीक्षा नहीं होती है। एग्ज़ाम पेपर बनाते हैं, कमेटी जो गठित होती है वो परीक्षा लेती हैं, आप मानसिक रूप से वहाँ कितने स्तर हैं, आप 3 घंटे अपने आप को एक जगह मनोयोग रूप से रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, एकाग्रता है आपके अंदर नहीं है। 2 क्वेश्चन सरल दे दिए, तीसरे 20 में हार्ड डाल दिया, तो ये सब चीज़ें वहाँ नापी जाती है। वहाँ आपका अनुभव भी काम आता है, वहाँ आपका मैच्योरिटी भी काम आती है, वहाँ आपकी एकाग्रता काम आती है, वहाँ पर समय की स्थिति क्या है आपकी वो काम आती है। तो हमको इन चीज़ों पर तैयारी करने की ज़रूरत है, इन चीज़ों पर मजबूत होने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए 3 बातें होना ज़रूरी है। अगर आप किसी भी पेशे में, किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो 3 बातों पर विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है। यानी ऐसे 3 सिद्धांत हैं जिसके बलबूते पर हम कोई भी मंजिल प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले 3 सिद्धांत हैं, तो हम पहले बात करते हैं। हमारे इतिहास में भी ऐसे उदाहरण हैं और उन लोगों के बारे में हम बात कर लेते हैं। भीष्म पितामह के बारे में आपने सुना होगा। तो भीष्म पितामह ने एक कठोर प्रतिज्ञा की थी और जिसकी वजह से उनका नाम भीष्म पड़ा था। तो आपको कोई भी मंजिल प्राप्त करनी है तो उनके जैसी एक भीष्म प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। यानी जब आप ऐसी प्रतिज्ञा कर लोगे तो आप भी अपने लक्ष्य के प्रति भीष्म कहलाओगे और भीष्म बन करके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यानी आपको भीष्म पितामह की तरह एक प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी।
उसके बाद अर्जुन जैसा लक्ष्य रखना पड़ेगा आपको। आपको पता है कि अर्जुन का लक्ष्य एकदम स्पष्ट था और उनको सिर्फ मछली की आँख ही दिख रही थी, उसके अगल बगल में इतना कुछ था उनका ही नहीं रहता था। यानी उनका लक्ष्य था वो स्पष्ट था, सटीक था। लोग क्या कह रहे हैं उसे उनके कोई फर्क नहीं पड़ता था। लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। और भागीरथ जैसा प्रयास, यानी भागीरथ प्रयास करके गंगा को मृत्युलोक पे लाए और अपने पूर्वजों का उद्धार किया है, तो वैसा कठोर प्रयास की जरूरत होती है। और ये तीन चीज़ें मिल जाती हैं ना, भीष्म प्रतिज्ञा, लक्ष्य और भागीरथ जैसा प्रयास, जो तीनों मिल जाएंगे तो रीड तो क्या आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें थी अपने आप को इस इन्वायरमेंट में ढालने की, एक अच्छी तैयारी करने की और अपने आप को सफल बनाने की। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आपको अच्छी लगी होगी, तो ज़रूर फॉलो करना। अपने लाइफ में इन चीज़ों को ज़रूर उतारना, तो सफलता अवश्य मिलेगी। धन्यवाद।